This is Pankaj Kapadia, and in this particular video, we are going to start our new chapter, which is types of faults in generator, which is basically the generator protection actually. So this chapter is basically the generator protection. The generator used in the power systems are the alternators, okay, which produces very high AC voltages. The protection of generators is very much complex due to some reasons. Fine. So what are they? First one is what? Large machines. So the generators are very large machines that produces very high voltages, and it is connected to bus bar. Large machine, that means it will produce the very high voltages. And second one is that various other equipments like that are always associated with the generators. Such equipments are prime movers, excitation system, voltage regulators, cooling system. Okay, so these are the equipments which are associated with the generator. So thus the protection of generator must consider the presence of these other equipments also. ठीक है, देखिए प्राइम मूवर है, एक्साइटेशन सिस्टम है, वोल्टेज रेगुलेटर है, कूलिंग सिस्टम भी है. तो अगर इनमें से किसी में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्टली जो है वो जनरेटर के परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करेगा. ओके, इट इज कॉस्टली ऑल्सो. Generator are very costly, expensive, and very important factor in a power system. And the protection scheme must be such that it should not shut off the generator as far as possible. The shut off generator results in a power shortage. हमें पता है कि जनरेटर जो है वो कंटिन्यूस अपना प्रोडक्शन जो है वो करता रहना चाहिए, पावर का प्रोडक्शन जो है वो करता रहना चाहिए, कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना चाहिए. सो ऑल दिस फैक्टर्स make the design of protection scheme for the generator, and very much it is complex. Okay, complex क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है ये देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या था कि सिर्फ ट्रांसफार्मर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है, उसकी डिपेंड क्यों आप प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, कौन से कनेक्टेड है. लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर होगा, उसको चलाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए, प्राइम मूवर भी होगा, एक्साइटर चाहिए तो वो एक्साइटर भी होगा, ठीक है. तो एक्साइटर और यहाँ पे हम देंगे फील्ड करंट. तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा है. तो अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम अच्छा खासा आता है तो क्या होगा कि जनरेटर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. कई सारे जो है फॉल्ट देखने को मिलते हैं हमें. स्टेटर फॉल्ट है, रोटर फॉल्ट है. फाइन. सो basically it is multiple type of system. Let's say this is the system that I have shown you. Okay, multiple system. Alternate is connected to the prime mover, and prime mover is depends on which type of power is connected. Okay, which type of power connected, that means see this will have a different characteristics. See, prime mover, it is connected to alternator is connected to power grid, and DC excitation system will be there also. Fine. So if alternator having any kind of problem, then synchronization may get affected also. यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए प्राइम मूवर जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है. सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है आपकी पावर पे. पावर मतलब क्या कि आपका पावर प्लांट कौन सा है, टाइप ऑफ पावर जो आप जनरेट कर रहे हो वो कौन सा है, ठीक है. हाइड्रो है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल है, या फिर देख लीजिए कि न्यूक्लियर है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है. तो डिपेंड्स ऑन दैट प्राइम मूवर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डिफरेंट. ओके, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो सकती है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइम मूवर इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अल्टरनेटर, एंड
सेम क्या होगा, अल्टरनेटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखिए प्राइम मूवर अगर अल्टरनेटर को अफेक्ट कर सकता है तो अल्टरनेटर के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आई तो वो प्राइम मूवर को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेम जो है वो एक्साइटेशन सिस्टम यहां पे हमने लगाया। सो अल्टरनेटर हैविंग अ डीसी एक्साइटेशन सिस्टम आल्सो, एंड आल्सो अल्टरनेटर हैविंग पावर ग्रिड आल्सो। सो पावर ग्रिड और अल्टरनेटर के बीच में, यानी कि पावर ग्रिड और जनरेटर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये सिंक्रोनिज्म के बाहर चला गया, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया, तो ये डैमेज कर सकता है आपके अल्टरनेटर को, वाइंडिंग को। ठीक है, स्टेटर के पार्ट को जो है वो रोटर के पार्ट को भी जो है डैमेज कर सकता है। ठीक है, सो अगर हम देखें, सेम प्राइम मूवर विल कपल टू द एक्साइटर। देखिए अगर मैं कहूं, एक और फिगर में लेता हूं, देखिए यहां पे हम देखते हैं कि जो जनरेटर फॉल्ट्स है उसमें स्टेटर फॉल्ट्स आता है, रोटर फॉल्ट्स भी आता है। सो जनरेटर स्टेटर फॉल्ट्स क्या है, द फॉल्ट्स एसोसिएटेड विद द स्टेटर ऑफ द जनरेटर। और रोटर क्या है, द फॉल्ट एसोसिएटेड विद द रोटर ऑफ द जनरेटर। थर्ड वन इज एबनॉर्मल रनिंग कंडीशन which may occur in practice. We'll see that later. So what I've been discussing about, that same prime mover will couple to the exciter. As you can see here, ये prime mover है, देखिए यहाँ पे ये शाफ्ट है इसकी, ये रोटर कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा हमारा अल्टरनेटर है। देखिए ये पूरा अल्टरनेटर है, और ये जो है एक्साइटर सिस्टम। हमें पता है कि ये जो हमारा जनरेटर है, ये अल्टरनेटर है, हमें इसे एक्साइट करने के, फील्ड प्रोवाइड करने के लिए ये एक्साइटर हम यहाँ पे रखते हैं। और एक्साइटर जो है उसको हम, ये देखिए यहाँ पे हम ये फील्ड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो द रोटर विल हैव the field produced by an exciter. Fine, so exciter will have its own field, and that will produce, see, exciter will produce DC voltage, so that will be given to the field winding. Okay, so in order to control the value, how much value of the field current is given, you have to maintain your terminal voltage, so the actual voltage will be compared with the reference voltage. देखिए यहाँ पे कोई भी ये एक्चुअल वोल्टेज आएगा, देखिए यहाँ पे ये एक्चुअल वोल्टेज आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस की वैल्यू जो है उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, और जो भी एरर है वो हम यहाँ पे देंगे एक्साइटर को, और उसके अकॉर्डिंग, वो एरर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड करंट जो है वो फील्ड, यहाँ पे हम जो है एक्साइटर को जो फील्ड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड की वजह से क्या होगा कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा इसके स्टेटर में। देखिए ये अल्टरनेटर के स्टेटर में ये फील्ड कंट्रोल जो है, हमें ये फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं, तो फील्ड की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा तो हम कह सकते हैं कि फील्ड इज देयर एंड द प्राइम मूवर इज आल्सो रोटेटिंग, सो स्टेटर विल प्रोड्यूस the voltage that will be connected to the transformer, or you can say transformer to grid. Okay, यहाँ पे अगर कोई हम कह सकते हैं कि अगर कोई ये स्टेटर से हम ग्रिड लेते हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ से, तो ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाता है, और यहाँ से हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ग्रिड में। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा स्टेप, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है तो ये जो है क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ही होगा। ठीक है, सो व्हेन फॉल्ट अकर्स इन स्टेटर, द अल्टरनेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू अवॉइड फॉल्टी मशीन दैट बीइंग फेड फ्रॉम अदर्स बाय डिस्कनेक्टिंग मेन सर्किट ब्रेकर बिटवीन मशीन एंड बस बार। देखिए यहाँ पे अगर कोई मैं सर्किट ब्रेकर लगाऊं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सर्किट ब्रेकर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्या होगा कि ये जो इंटरनल अगर फॉल्ट होता है तो ये डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट तो ठीक है, यहाँ पे कि कोई सर्किट ब्रेकर यहाँ पे कनेक्ट तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, देखिए लेट अस अज्यूम अल्टरनेटर इज डिस्कनेक्टेड, अल्टरनेटर जो है वो पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, फॉल्ट आया है, अल्टरनेटर जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, बट प्राइम मूवर इज रोटेटिंग, ये डिस्कनेक्टेड है लेकिन इसकी शाफ्ट यहां पे कनेक्टेड है और ये यहां पे कनेक्टेड है, तो प्राइम मूवर जो है वो रनिंग कंडीशन में। सो ऑटोमेटिकली जो ये एक्साइटर है, ऑटोमेटिकली एक्साइटर विल सप्लाई द फील्ड, ये एक्साइटर तो फील्ड अपना सप्लाई करेगा ही, भले ही ये बंद है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली एक्साइटर विल सप्लाई द फील्ड, एज फील्ड इज देयर, इट इज रोटेटिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वोल्टेज एंड दैट विल सप्लाई द फॉल्ट एंड दैट विल कॉज द डैमेज टू द अल्टरनेटर। ठीक है, तो अल्टरनेटर को जो है डैमेज कर सकता है। सो ओनली सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट, ओनली सर्किट ब्रेकर विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर इंटरनल फॉल्ट। ओके, सो आई होप कि ये आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। Moving further,
ये देखिए, ये सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन ही है अभी कि कौन कौन से फॉल्ट्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर ही है, ठीक है। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बात करते हैं अब स्टेटर फॉल्ट्स की। सो द स्टेटर फॉल्ट्स मीन्स फॉल्ट्स एसोसिएटेड विद द 3-phase आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर। ओके, ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम। These faults are mainly due to the insulation failure of the armature winding। कहीं पर भी अगर इंसुलेशन फेलियर हो चुका है या फिर होता है तो फिर ये जो है फॉल्ट्स काफ़ी बढ़ जाता है, हीटिंग जो इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाती है। When the faults develop in stator, the alternator is disconnected from the system to avoid faulty machine that being fed from the others by disconnecting main circuit breaker between machine and bus bar। So the main types of stator faults are, स्टेटर फॉल्ट के जो है वो अलग अलग वेरियस टाइप्स है। द मेन टाइप्स ऑफ स्टेटर फॉल्ट्स आर, फर्स्ट वन इज फेज टू अर्थ फॉल्ट्स, यू कैन से ग्राउंड फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट्स, इंटरटर्न फॉल्ट्स दैट इज इन्वॉल्विंग टर्न्स ऑफ सेम फेज वाइंडिंग एंड अनबैलेंस लोडिंग ऑल्सो। सो these are the types that phase to earth fault. We can say that phase to earth fault. What is phase to earth fault? These faults mainly occur in armature slots. Okay, the faults are dangerous and can cause severe damage to the expensive machines. And the fault current less than 20 ampere cause negligible burning of core and if machine is stripped quickly. But if the fault currents are high and severe burning of stator core can take place. So this may lead to the requirement of replacing the laminations, which is very costly actually and time consuming also. So to avoid the damage due to phase to earth faults, a separate sensitive earth fault protection is necessary for generator along with the earthing resistance. We'll see that later also. Phase to phase between two phase. Okay. We'll see that also. Interturn faults and unbalanced loading. So these are the stator faults. Moving further with next topic. देखिए यहाँ पे जो है वो क्या होगा, देखिए ये जो है फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर। ये देखिए ये अल्टरनेटर की जो है वो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे फील्ड सप्रेसर है टू डिसिपेट एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड सर्किट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये फील्ड है और ये एक्साइटर है, ठीक है। ये एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम है पूरा। देखिए ये कोई मान लीजिए कि एक्साइटर जो है वो एक्साइट कर रहा है अपने जनरेटर को, ये फील्ड वाइंडिंग को, तो ये यहाँ पे फील्ड इंटरप्टर और फील्ड सप्रेसर हमने लगाया है। तो किस तरह से और किस वजह से लगाया है, देखिए अगर कोई फॉल्ट यहाँ पे अल्टरनेटर के अंदर होता है तो अगर हम फील्ड को रिमूव कर दे या फिर फील्ड इंटरप्ट, देखिए यहाँ पे अगर फील्ड इंटरप्टर मैंने लगा दिया, देखिए ये यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन है तो यहाँ पे ये क्लोज होगा, ठीक है। तो पूरी वाइंडिंग जो इस तरह से एनर्जाइज रहेगी और अल्टरनेटर अपना काम करता रहेगा। लेकिन ये फील्ड इंटरप्टर मैंने यहाँ पे लगाया, अगर कोई फॉल्टी कंडीशन हुआ, फॉल्ट आया, तो ये जो है यहाँ पे पूरा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये स्विच अगर ओपन हो गई तो ये फील्ड इंटरप्टर है, तो ये ओपन हो गई तो ये पूरी जो वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। ओके, ये सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी रिमूव्ड इमीडिएटली। फाइन, सो इन ऑर्डर टू रिमूव द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द फ्लक्स डाइवर्ट एट फास्टर रेट, so one field suppressor is used, so one switch is there, as you can see here this switch is there, okay, यहाँ पे है। तो फील्ड वाइंडिंग ये जो है पहले स्टोर, यहाँ पे ऑब्वियसली ये इंडक्टिव वाइंडिंग ही होगी, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एनर्जी कुछ स्टोर करेगा अपने पास, ठीक है। तो एनर्जी अगर स्टोर करेगा, यहाँ वैसे आप डिस्कनेक्ट कर भी देते हैं तो भी जो है इसके अंदर कोई एनर्जी तो बची ही रहेगी, लेकिन ये एनर्जी डेंजरस हो सकती है। तो ये एनर्जी को हम डिसिपेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड सप्रेसर लगाएंगे और जैसे ही ये ओपन होता है ये आपकी क्लोज हो जाएगी और ये जो आपकी एनर्जी है वो इस तरह से फील्ड सप्रेसर के अंदर सप्रेस हो जाएगी और यहां पे एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो अल्टरनेटर को डैमेज नहीं करेगा। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सप्रेसर। लेट्स मूव फर्दर विथ नेक्स्ट various types of faults here that I have shown that these are the faults: electrical, mechanical. There are two types of faults in generator,
Electrical and mechanical. Electrical means stator and rotor fault, and mechanical means what? Loss of prime mover and overspeeding. Loss of prime mover and overspeeding. You should know about the prime mover. Okay, that I'm not going to tell you what is prime mover. You should definitely have the knowledge of prime mover. Stator and rotor. Electrical fault, rotor. In the rotor, there is excitation failure, there is ground fault, there is over excitation also. In the stator, there is phase fault, interturn fault, ground fault, and unbalanced loading. Okay, what are they? Let's say first one is the failure of prime mover. First one is what? Failure of prime mover. Now, what is failure of prime mover actually? So the failure of prime mover results in motoring operation of synchronous generator. ठीक है. The generator draws active power from the network and continues to run at synchronous motor. कैसे? मैं आपको बताता हूं. This may lead to dangerous mechanical condition if allowed to persist for more than 20 seconds. अगर 20 सेकंड से ज्यादा इस तरह से कंडीशन में कुछ रहा आपका अल्टरनेटर, तो ये डैमेज जो है वो आपका काफी बढ़ सकता है. सो द सीरियस ओवरहीटिंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स दैट मे रिजल्ट, एंड टू प्रिवेंट दिस द रिवर्स पावर प्रोटेक्शन अचीव्ड बाय डायरेक्शनल पावर रिलेज आर यूज्ड. ठीक है, डायरेक्शनल पावर रिलेज जो है वो आप यूज कर सकते. देखिए ये फेलियर ऑफ प्राइम मूवर जो है वो कैसे बनता है या फिर कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं. यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर का ये इनपुट होगा, ये प्राइम मूवर का इनपुट होगा, ये अल्टरनेटर है, और यहाँ पे ये ग्रिड लगी है, और ये जो है वो फील्ड एनर्जी हम दे रहे हैं, यानी कि फील्ड करंट हम दे रहे हैं. फील्ड करंट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो फील्ड करंट अगर हम दे रहे हैं तो ये रिएक्टिव पावर जो है वो हम फैड कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं. तो रिएक्टिव पावर यहाँ पे हमने दिया. एक और यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट है. मैकेनिकल इनपुट क्या हम दे रहे हैं? पीएम दे रहे हैं. मैकेनिकल इनपुट कहां से दे रहे हैं? हम प्राइम मूवर से दे रहे हैं. और ये प्राइम मूवर जो है वो अल्टरनेटर को एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से घुमा रहा है. ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है. तो ये रोटेट हो रहा है प्राइम मूवर. यहाँ पे हम फील्ड ये जो है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम दे रहे थे, ये फील्ड करंट है. तो रिएक्टिव पावर जो है वो यहाँ पे एक जो है रिएक्टिव पावर यहां से आएगा और जो है वो एक्टिव पावर भी आएगा. तो दोनों क्या मिलेंगे? ग्रिड को मिलेंगे. ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है, यहां पे कोई लॉस नहीं हो. लेकिन अगर लॉस हो, देखिए यहां पे अगर मैं लिखूं कि एक्टिव पावर जो है वो इस तरह से कुछ होगा और जो रिएक्टिव पावर है कुछ इस तरह से. देखिए यहां पे अगर मैं जे क्यू ई ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि अपरेंट पावर जो होगा, मतलब जो भी एफिशिएंट एनर्जी होगी वो कुछ ऐसा होगी, पी ई प्लस जे क्यू. इज इट राइट? ठीक है, ये लॉस नहीं है प्राइम मूवर. अगर लॉस के बाद अगर मैं बोलूं कि आफ्टर लॉस ऑफ प्राइम मूवर, सो इफ लॉस इज देयर, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी, सी रिएक्टिव पावर विल बी, सी हियर सम रिएक्टिव पावर विल बी देयर. प्राइम मूवर जो है वो लॉस हो चुका है, ग्रिड यहां पे कनेक्टेड है, अल्टरनेटर है, तो ये जो है आई एफ करंट जो है वो यहां पे पास हो रहा है. सो आई एफ इज नॉट जीरो. IF यहां पे जीरो नहीं है. इट विल सप्लाई एक्टिव पावर एंड इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज मोटर. तो जो भी पावर आपको मिलेगा, मतलब ये जो ये जनरेटर है आपकी, जो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मोटर. ओके, सो द एक्टिव पावर विल स्टार्ट गिविंग आउटपुट, दैट इज मैकेनिकल पावर एक्चुअली. सो हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहां पे अगर ये मैं बोलूं PM, ये यहां पे प्राइम मूवर, देखिए तो ये जो है यहां पे मोटर जो है ये इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज मोटर. तो यहां पे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो होगी एक्टिव पावर की डायरेक्शन हो जाएगी. देखिए एक्टिव पावर की डायरेक्शन क्या थी, पहले ये थी, लेकिन अब जो होगी इस कंडीशन में रिएक्टिव पावर की, देखिए रिएक्टिव पावर तो फैड हो रहा है तो वो तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगी आपकी एक्टिव पावर की डायरेक्शन, ऐसे हो जाएगी. ठीक है, सो देखिए अगर ये तो ठीक है, अगर कुछ ऐसा लॉस यहाँ पे आया या फिर इंटरनल फॉल्ट यहाँ पे आया या अल्टरनेट आपका बंद हो गया, तो फिर ये प्राइम मूवर आपका बंद हो गया, तो कुछ इस तरह से हो सकता है. अगर लाइट लोड कंडीशन में हम देखें तो लाइट लोड कंडीशन में भी ऐसा कुछ हो सकता है. देखिए ये मोटर, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पी मोटर है. ठीक है, एक्टिव पावर टू सप्लाई दी लॉसेस, टू सप्लाई दी लॉसेस. सो लाइट लोड कंडीशन में क्या होगा,
alternator has to supply only losses, light load condition है ना, so alternator has to supply only losses, so it is running as synchronous motor. Okay, running as synchronous motor. So उस केस में क्या होगा कि जो भी रेटेड पावर है, देखिए यहां पे ऐसा कुछ पावर होगा इस डायरेक्शन में, सो उस कंडीशन में क्या होगा, 10 to 20% पावर, एक्चुअली रेटेड पावर के 10 to 20% पावर जो है वो अल्टरनेटर लेगा, ठीक है, यहां से वो लॉस ऑफ प्राइम मूवर में ऐसा रहेगा, ठीक है। सो प्राइम मूवर के लॉस में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा अल्टरनेटर जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर ये 20 सेकंड्स तक रहा ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्शनल पावर रिले जो है वो हम यूज करते हैं रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं ये रिवर्स पावर प्रोटेक्शन, यहाँ पे मैंने समझाया कि डायरेक्शन पहले एक्टिव पावर की यही थी, लेकिन अगर यहाँ पे आफ्टर लॉस ऑफ प्राइम मूवर एक्टिव पावर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइम मूवर का फेलियर है। उसके बाद अगर हम देखें, सो दिस द लॉस ऑफ एक्साइटेशन। सो व्हाट इज लॉस ऑफ एक्साइटेशन? The loss of excitation or reduced excitation is possible due to the field failure. अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग या फिर फील्ड जो है वो फेल हो चुका है तो आपको एक्साइटेशन नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा, देखिए एक्साइटेशन नहीं मिल रहा है यानी कि वहां पे कोई फ्लक्स ही जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो विच opening of field winding or due to the short circuit in the field or due to the some fault in exciter system, that is because of the opening of field winding or due to the short circuit also. Such loss of excitation results in loss of synchronism within a second and this causes the increase in speed of generator. देखिए हम एक्साइटेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या हमारी स्पीड भी मेंटेन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक्साइटेशन ही नहीं रहा तो स्पीड जो है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है आपके जनरेटर, जो भी आपका अल्टरनेटिव आप यूज कर उसके रोटर की। फाइन, सो लॉस ऑफ एक्साइटेशन हैपेंस ड्यू टू, ये 4 वजह से होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन। फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्सीडेंशियल ट्रिपिंग ऑफ द फील्ड ब्रेकर। सेकेंड वन इज शॉर्ट सर्किट इन द फील्ड वाइंडिंग। थर्ड one is loss of AC supply to exciter system and loss of field to main exciter. So moving further with next loss, देखिए अगर फील्ड एक्साइट मतलब जो भी एक्साइटेशन होगा, अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ तो क्या हो सकता है। देखिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ये है अल्टरनेटर और ये जो है उसको इनपुट जो मिल रहा है वो है PM, जो कि प्राइम मूवर से आ रहा है, मैकेनिकल इनपुट है, ठीक है। और ये NS स्पीड से घूम रहा है और ये अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर को हम ये जो है फील्ड करंट हम देंगे, तो फील्ड करंट यहाँ पे हम देंगे और उसके बाद एक्टिव पावर जो होगा वो होगा PE और जो रिएक्टिव पावर होगा वो QE, वो ग्रिड को हम देंगे, मतलब जो भी है वो हम आगे कंज्यूमर एंड तक जाने देंगे, ठीक है। तो यहां से ये ग्रिड में चला गया ये पावर, तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन में। अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन होता है तो क्या होगा, लॉस ऑफ एक्साइटेशन मीन्स व्हाट, ये IF जो है ना, ये जो फील्ड करंट है आपका वो जीरो हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने जीरो लिखा है, सो फील्ड करंट अगर आपका जीरो हो गया, सो वेन एवर द फील्ड बिकम्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज वॉट एवर द फ्लक्स प्रोड्यूसेस, दैट फ्लक्स विल प्रोड्यूस the magnetic drag or opposing force for the rotation of alternator stator, ठीक है। ये इसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो कंट्रोल हो सकती थी, ठीक है। अभी IF ही जीरो हो चुका है, सो इफ देयर इज नो पोजिशन फॉर द रोटर, सो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ द रोटर विल इंक्रीज एंड इट्स स्पीड विल बी ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि N ग्रेटर देन NS हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज इंडक्शन जनरेटर। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर भी है, ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड से अगर ज्यादा हम उसको घुमाते हैं तो क्या होगा कि वो जो है वो क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड से अगर ज्यादा हम घुमाएंगे तो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। हमें पता है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर का अगर हम केस ले तो जो भी अंदर रिलेटिव स्पीड है वो सेम रहती है, ठीक है। रोटर की और जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, रोटरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्पीड जो है वो लॉक्ड हो जाती है और सेम रहती है। तो उस हिसाब से जितना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा उतना ही आपका रोटर भी घूमेगा।
तो स्लिप जो है वो वहां पे नहीं रहेगी, तो सिंक्रोनस और यानी कि कांस्टेंट मोटर उसे ही कहते हैं। लेकिन अगर सिंक्रोनस मोटर है उससे आप सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा घुमाएंगे तो क्या होगा, वो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ इंडक्शन जनरेटर। तो इस केस में से ही हुआ कि IF जो है वो 0 हो चुका है, तो इट विल स्टार्ट एज इंडक्शन जनरेटर। तो इंडक्शन जनरेटर क्या करेगा, इंडक्शन जनरेटर रिएक्टिव पावर लेगा, क्योंकि यहाँ पे IF तो है नहीं, तो रिएक्टिव पावर जो है वो इंडक्शन जनरेटर लेगा और एक्टिव पावर जो है वो ग्रिड को देगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो है वो ग्रिड को नहीं मिल सकता। ठीक है, सो आई होप कि आपको एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के बारे में पता होना चाहिए। अभी अगर नहीं पता है तो मेरी चैनल में आप जा सकते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप देख सकते हैं वहां पे भी। ठीक है, सो व्हेन द फील्ड एक्साइटेशन फेल्स, द स्पीड ऑफ रोटर इंक्रीजेस as the magnetic drag is decreased, so then it start acting as induction generator. Fine, so it takes the required reactive power from grid and supplies active power, upper winding, slot wedges and the surface of solid rotor body. Because of that, temperature get increases and rotor may get damaged. So abnormal heating of rotor and overloading of stator winding takes place. So on loss of excitation, the current, if current increases, then impedance is decreases. As we know that Z is equal to V by I. So if current is increasing, impedance will get decreased. यानी कि loss, current जितना बढ़ेगा loss उतना ही कम रहेगा. So can be detected by offset Mohr relay. ये जो है वो Mohr relay से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, समझेंगे बाद में चैप्टर में आगे कि Mohr relay क्या होता है. उसके बाद एक है फील्ड वाइंडिंग फॉल्ट. ये जो है फील्ड वाइंडिंग फॉल्ट है. देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है फील्ड वाइंडिंग फॉल्ट के अंदर. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो एक्साइटर ले लिया है और ये फील्ड वाइंडिंग अपनी ले ली है. ठीक है, ये डीसी वोल्टेज है और ये फील्ड वाइंडिंग है. तो इतना मैंने दिखा दिया यहाँ पे. सो द फील्ड सिस्टम इज जनरली नॉट ग्राउंडेड. ठीक है, ये जो फील्ड सिस्टम है वो ग्राउंडेड नहीं होती है. तो देखिए अगर यहाँ पे इट इज यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर फॉल्ट हुआ है. देखिए यहाँ पे अगर मैंने कोई फॉल्ट लिया है तो ये लीजिए ये करंट. देखिए यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है. देख सकते हैं आप, यहां पे अगर कोई फॉल्ट हुआ लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है तो करंट को पाथ नहीं मिलेगा. पाथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी हाउ. तो इससे कुछ ज्यादा फर्क जो है वो फील्ड वाइंडिंग को नहीं पड़ेगा. ये सिर्फ एक ग्राउंड फॉल्ट के लिए. बट लेट अस अज्यूम दैट वन मोर फॉल्ट हैज हैपेंड टू द ग्राउंड. देखिए यहां पे अगर कोई दूसरा ग्राउंड फॉल्ट हुआ है दूसरे टर्न्स में, तो ये जो आपकी सर्किट है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी. तो इस तरह से अगर कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. टू कनेक्टेड, दिस टू आर कनेक्टेड थ्रू व्हाट, it through core. So there is a short circuit between these two and that cause circulating current is passing through this particular path. तो अगर सर्कुलेटिंग करंट पास होता है वहां से तो क्या होगा कि आपकी शॉर्ट सर्किट जो है वो बन सकता है और ये वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है. सो द फील्ड सिस्टम इज जनरली नॉट ग्राउंडेड. सो सिंगल ग्राउंड फॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे सिंगल फॉल्ट था. सो सिंगल ग्राउंड फॉल्ट ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन डज नॉट गिव राइज टू एनी फॉल्ट करंट. वहां पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे इंसुलेशन अगर फेल हो चुका है और ये सिंगल ग्राउंड है, यहाँ पे कोर में कोई अगर फॉल्ट हुआ है तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, लेकिन but if ground fault happens at one more point, it gives rise to unbalanced field system. Because of short circuit, there is an imbalance occurs in magnetic circuit. So whenever there is an imbalance happens in the magnetic circuit, we know that always magnetic field produce magnetic drag or opposing force. ये हमको पता है. ठीक है, ये हम इसी के लिए फील्ड वाइंडिंग रखते हैं. ठीक है, so this produces unbalanced force on rotor and hence cause vibration in rotor with possible damage to bearings. Due to fault, there may be unbalance in three-phase stator currents also and that cause heating of rotor. तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे जो है डिसएडवांटेज भी है, तो इसको भी हमें रोकना चाहिए. उसके बाद जो है वो है अनबैलेंस लोडिंग. देखिए अनबैलेंस लोडिंग क्या है. So whenever the unbalanced loading occurs in the alternator, it can be resolved into three components: positive, negative and zero sequence components. Or we can tell there is a mainly the negative sequence component will be there. Okay, negative sequence currents will be there. Even if the magnitude of the negative sequence component is very small, but what happens that
that the negative sequence currents rotates and it produces the rotating field which rotates with minus ns, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड जो होगी, देखिए माइनस ns स्पीड से वो जो है वो घूमता रहेगा, ठीक है, रोटर आपका। तो क्या होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दैट ऑफ द रोटर, यानी कि माइनस एन एस। हमारे पास एक रोटर की स्पीड है वो है एन एस, दूसरी जो यहाँ पे आई वो है माइनस एन एस, यानी कि जो टोटल स्पीड हो गई वो होगी 2ns, ठीक है। सो इफ रिजल्ट इन इट रिजल्ट इन द सर्कुलेशन ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स एंड दिस करंट्स प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट synchronous speed with respect to other and the direction of rotation of this magnetic field is opposite to that of rotor. So 2ns हो गई स्पीड, hence effectively the relative speed between the two is doubled the synchronous speed, यानी कि 2ns. So unbalanced loading gives rise to negative sequence currents also. Fine. So when the current of double frequency currents are induced, so the rotor currents are having the double frequency also. So the magnetic, so whatever the things are, एडी करंट्स ले लिए आप, हिस्टेरेसिस लॉस ले लीजिए, सो एडी करंट लॉस जो भी होगा वो क्या होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल ही है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये डबल हो चुकी है तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, रोटर का बढ़ जाएगा। सो ये जो है वो क्या है, अनबैलेंस लोडिंग जो है वो आपकी। उसके बाद जो है रीजंस जो है वो क्या है, सो द रीजंस फॉर द अनबैलेंस लोड कंडीशंस आर व्हाट, फर्स्ट वन इज द occurrence of unsymmetrical faults near the generating stations. I repeat, occurrence of unsymmetrical faults near the generating station. Second one is the failure of circuit breakers near the generating station in clearing all the three phases. Fine. So negative sequence protection is important to prevent dangerous situation like this, and due to the negative sequence currents which are because of unbalanced load condition. Fine. So next topic is what is over voltage. So the what is over voltage, the over voltages are basically due to the over speeding of generators. Another reason for over voltages is the faulty operation of voltage regulators. Fine. So not only the internal over voltages are dangerous, but atmospheric surge voltages can also reach to the generators. Fine. So such atmospheric surge voltages are generated by direct lighting stroke to the aerial lines of high voltage system. So inductively and capacitively, these surges can get transferred to the generator. So to protect the generator from surge voltages, the surge arresters and surge capacitors are often used. So at the time of restriking across the contacts of circuit breakers, the transient over voltage get generated also. Such surges are called switching surges and can be limited by the use of modern circuit breakers. Okay, so there is also one RC surge suppressor. Resistor capacitor surge suppressor also help in reducing these switching surges. And another situation when the transient over voltages are generated, it is when the arcs are grounded. Fine. So during arcing ground, the transient over voltages having amplitude 5 times more than the normal line to neutral peak amplitude, and that are generated. Fine. So that transient voltages are dangerous and can be reduced by using resistance earthing. Now moving further with overloading. Due to the continuous overloading, the overheating of the stator result, and this may increase the winding temperature also, and if this temperature rise exceeds certain limits, the insulation of the winding may get damaged, and the degree of overloading decides the effects of temperature rise. Fine. And the overcurrent protection is generally set to very high value, hence continuous and the continuous overload of less value then the settling cannot be sensed by the overcurrent protection. So these are the faults which are basically occurred in the generator. There is also called overspeeding.
So in case of hydraulic generator, a sudden loss of load results in overspeeding of the generator. This is because the water flow to the turbine cannot be stopped or reduced instantly. Generally, a turbo governor is provided to prevent the overspeeding. But if there is any fault in the turbine governor, then the dangerous overspeeding may take place, and hence it is necessary to supervise the working of turbine governor and take some corrective measures if there is some faults in the governor. Okay, another one and last one is the cooling system failure. The failure of cooling system also causes severe overheating of it gives rise to the temperature that is above safe limit. This may lead to the insulation failure and causing some other faults to occur. And the thermocouples or resistance thermometers are often used in large machine to sense the temperature. The corrective measures are taken whenever the temperature exceeds a limit. Apart from that, some dominant abnormal conditions are there. Some conditions like that may exist, which are rare in practice actually. Such conditions are that wrong synchronizations, local overheating and leakage in hydrogen circuit, moisture in the generator winding, oxygen in the pure water circuit, vibrations also. You can say the bearing currents actually, and the excessive bearing temperatures, etc. So these are the basic of the basic faults that occurs in the generators. Thank you.